आज मैं बात करने जा रहा हूँ इतिहास के एक ऐसे पात्र की जिसने अल्पायु में ही अपनी शौर्यता और वीरता की एक ऐसी गाथा लिखी कि संपूर्ण विश्व उसके नतमस्तक हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर महान तृतीय की। जय हिंद दोस्तों, मैं रूपेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिकंदर का संपूर्ण इतिहास आप लोगों को बताऊंगा और शायद ये इतिहास आपने ना तो पहले कभी पढ़ा होगा ना ही आपने कभी सुना होगा। तो संपूर्ण इतिहास जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे जिससे कुछ ज्ञान अर्जित की जा सके। और एक चीज़ फिर से मैं बता दूं, समझना आसान है, रटने की कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, सरल भाषाओं में इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो हम लोग 2 सेगमेंट में इस वीडियो को बनाएंगे। जैसे वीडियो तो एक ही रहेगा, इसे 2 पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ेंगे। पहला पार्ट सिकंदर के जन्म से लेकर उसके विश्व विजय अभियान के दौरान का इतिहास और दूसरा उसके भारत आने का इतिहास। तो इसे क्रमबद्ध तरीके से समझने से ही ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। और आज अगर ये आपने वीडियो संपूर्ण देख लिया तो ये मेरा चैलेंज है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सिकंदर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं तो वो आपसे नहीं छूटेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिकंदर के जीवनी के बारे में। तो चलिए पहले थोड़ी जीवनी देखी जाए। तो सिकंदर का जन्म होता है 10 जून 356 ईसा पूर्व को मकदूनिया के पेला नामक स्थान पे। ठीक है, मकदूनिया यूनान का एक जगह है, वहीं पर पेला नाम का एक स्थान पर 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म होता है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप सेकंड था, जो मकदूनिया के शासक थे। जबकि सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस था। सिकंदर के गुरु का नाम, जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनके गुरु का नाम अरस्तु था, जिसे हम लोग एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति अरस्तु, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फाइन, कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं कि अरस्तु के जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम प्लूटो था और प्लूटो के गुरु जो थे उनका नाम सुकरात था, जो एक महान दार्शनिक थे। और जब हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो सुकरात की चर्चा मैंने की थी कि कैसे कैसे 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक परिवर्तन हो रहे थे। उनमें से यूनान के क्षेत्र में धार्मिक परिवर्तन के दौरान इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण आता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये है कि अरस्तु गुरु तो सिकंदर के ज़रूर हैं, लेकिन सिकंदर का कभी भी रुचि दर्शन शास्त्र में नहीं था। तो जब भी अरस्तु
कि कक्षाएं प्रारंभ होती थी तो सिकंदर हमेशा भाग जाया करते थे। तो एक बार अरस्तु ने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों करते हो। तो सिकंदर के जवाब को सुनकर थोड़ा अरस्तु भी हतप्रभ हो गया। सिकंदर जवाब देता है कि मुझे विश्व जीतना है और जिस मार्ग पर आप मुझे चलने को बता रहे हैं, इस मार्ग पर चलकर कभी भी विश्व को नहीं जीता जा सकता है। ठीक है। तो अरस्तु भले ही गुरु हैं, लेकिन सिकंदर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो दो महान योद्धाओं से प्रभावित था। तो चलिए सिकंदर के आदर्श को भी देखते हैं कि सिकंदर अपना आदर्श किसे मानता था। इनके पहले आदर्श थे साइरस और दूसरे हरक्यूलिस। ठीक है। और शायद नाम आप लोगों ने सुना होगा कि ये दोनों महान योद्धा थे। साइरस ईरान के रहने वाले, और जब भारत पे प्रथम विदेशी आक्रमण होता है 517 ईसा पूर्व में, तो वो आक्रमण ईरान में एक वंश स्थापित था जिसे हम लोग हकमनी वंश कहते हैं। तो हकमनी वंश के इसी शासक ने भारत पे पहला आक्रमण 517 ईसा पूर्व में किया था। और हरक्यूलिस इतने महान योद्धा थे कि इनको देवताओं की श्रेणी में भी शामिल किया जाता है, और ये भी यूनान के रहने ही वाले थे। ठीक है। तो यूनान के हरक्यूलिस भी और यूनान का सिकंदर भी, तो इन दोनों योद्धाओं को अपना आदर्श बनाकर सिकंदर भी पूरे विश्व पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। ठीक है। जब उनके पिता को पता चला कि सिकंदर का स्वप्न ऐसा है, तो उन्होंने भी उसे काफ़ी प्रोत्साहित किया, और सिकंदर अपने उस स्वप्न की पूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी प्रारंभ कर देता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को बेसिक समझ में आया। अब क्या होता है कि सिकंदर के जो पिता हैं फिलिप सेकंड, इनकी मृत्यु हो जाती है 335 ईसा पूर्व में। ठीक है। और यहीं पर 20 वर्ष की आयु में 335 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसिडोनिया यानी मकदूनिया का शासक बनता है। और शासक बनने के बाद सिकंदर करते क्या हैं, तो सिकंदर एक अपने विश्व अभियान को शुरू करने के लिए एक सेना का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो सिकंदर की सेना के बारे में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सिकंदर की सेना में दो तरह के लोग शामिल थे, एक पैदल सैनिक और एक घुड़सवार सैनिक। ठीक है। तो पैदल सैनिकों की कुल संख्या 30,000 थी, जबकि सिकंदर के पास 5,000 घुड़सवार थे। और सिकंदर के जो घोड़े का नाम था, उस घोड़े का नाम था बुकाफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था, जिसे वो काफ़ी प्यार भी करता था, और इसके सम्मान में उसने एक नगर की भी स्थापना की थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसे बुकाफेला नगर कहा जाता था। तो 335 ईसा पूर्व में जब वो शासक बनता है मैसिडोनिया का, और सबसे पहले वो क्या करता है, अपने सैनिकों को तैयार करता है। एक महान खूंखार सेना जिसके सामने विश्व के कई देशों ने अपने मस्तक को झुका लिया था। ठीक है। क्योंकि इसकी सेना हर चीज़ से इस प्रकार जूझ जाती थी जैसे कुछ हो ही नहीं, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ को पार करना हो, चाहे बड़े बड़े महासागरों या सागरों को पार करना हो। क्योंकि सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट कर रखा था। सेना देखा जाए तो सेना का इसने बंटवारा किया, एक जल सेना
क्योंकि यूनान के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं जलीय सीमा है, और अगर दूसरे जगह पे जाना तो जल का माध्यम का ज़्यादा प्राचीन काल में प्रयोग होता था। और दूसरा थल सेना, ठीक है। और दोनों सेना के जो प्रधान थे वो प्रधान भी अलग अलग होते थे। तो सिकंदर के जल सेना का प्रधान जो था उसका नाम निरियाकस था, जबकि उसके थल सेना का प्रधान सेल्यूकस निकेटर था, ठीक है। तो जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो ये सेल्यूकस निकेटर वहाँ पर फिर से आएगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध होगा 305 ईसा पूर्व में, और इसकी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त का विवाह होगा। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए एक क्विक रिवीजन तुरंत से करते हैं। सिकंदर का जन्म 10 जून 356 ईसा पूर्व को मकदूनिया के पेला नामक स्थान पे हुआ। पिता फिलिप सेकंड थे जो मैसिडोनिया के शासक थे। माता का नाम ओलंपियस था। गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु सुकरात थे। लेकिन अरस्तु के दर्शन शास्त्र का सिकंदर पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो अपना आदर्श किसे मानता था, तो अपना आदर्श साइरस और हरक्यूलिस को मानता था। 335 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो जाने के बाद वो मैसिडोनिया का राजा बनता है। कितने वर्ष की आयु में? 20 वर्ष की आयु में। और राजा बनते के साथ वो क्या करता है, तो अपने सैनिकों का गठन करता है। उसके सैनिक में पैदल सैनिक कितने हैं? 3000, जबकि घुड़सवार सेना 5000 है। सेना को दो भागों में बांटा गया है, जल सेना, थल सेना। जल सेना का प्रधान निरियाकस, जबकि थल सेना का प्रधान सेल्यूकस निकेटर था। और जबकि सिकंदर के जो फेवरेट हॉर्स थे, प्रमुख घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था, उसका नाम क्या था? बुकाफेला था। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर इसके नाम पर एक नगर की भी स्थापना की जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये आरंभिक जानकारी समझ में आई हो। तो इसे रटना नहीं है, धीरे धीरे क्रमबद्ध इसको याद करेंगे तो धीरे धीरे सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके विश्व विजय अभियान को, जो हम लोगों ने जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि वीडियो को 2 भाग में हम लोग समझेंगे। तो पहले पहला भाग समझते हैं कि इसका विश्व विजय अभियान कैसे प्रारंभ होता है, और फिर ये कैसे भारत की ओर कूच करता है और यहाँ पर किन से उनका युद्ध होता है, ठीक है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर मैं इसे मिटाकर फिर उसके विश्व विजय अभियान की ओर आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग सिकंदर के विश्व विजय अभियान की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब फिलिप की मृत्यु हो गई और सिकंदर सम्राट बन गए मकदूनिया के, तो उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, सुसंगठित किया और आगे की प्लान पर वर्क करना स्टार्ट किया। और क्योंकि सिकंदर के आदर्श के रूप में वो अगर किसी को देखता था तो वो हरक्यूलिस और साइरस को देखता था। और साइरस चूँकि ईरान का राजा था, तो सिकंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ती है और वो अपनी सेना के साथ ईरान की ओर कूच करता है और सोचता है कि साइरस को मैं अपना गुरु मानता हूँ, अगर गुरु को मैं पराजित कर दूँ तो इससे बड़ा ख्याति और मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए उसका विजय अभियान की शुरुआत कहाँ से होती है, तो विजय अभियान की शुरुआत वो करता है ईरान के क्षेत्र से, ठीक है। इसका हम लोग देख ले, ईरान की राजधानी को पहले देख ले। ईरान की जो राजधानी थी उसे यूनानी ग्रंथों में पार्सिपोलस कहा गया है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि पार्सिपोलस के नाम से ही ईरान का जिक्र किया गया है यूनानी ग्रंथों में। तो ईरान के क्षेत्र में सिकंदर 334 बीसी से लेकर 330 बीसी तक बिजी रहता है ईरान को जीतने के लिए। इस समय ईरान का जो राजा है उसका नाम है डेरियस थर्ड, ठीक है। डेरियस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डेरियस थर्ड नहीं, डेरियस फर्स्ट, क्योंकि भारत पे
पहला सफल विदेशी आक्रमण डेरियस फर्स्ट के द्वारा ही किया गया था, जिसे भारतीय इतिहास में दारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डेरियस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध को नाम दिया गया है, दो नामों से जाना जाता है, ईरान का युद्ध या अरबेला का युद्ध। ठीक है, ये युद्ध क्या कहलाता है? ईरान का युद्ध या अरबेला का युद्ध। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही युद्ध सिकंदर के विजय अभियान को एक साकार रूप देना प्रदान करता है। तो इस युद्ध में डेरियस मारे जाते हैं और सिकंदर विजयी हो जाता है, जो होना है, क्योंकि हमारा हीरो है, तो इसको तो अभी बहुत लंबे समय तक चलना है ना। ठीक है, तो इस युद्ध में सिकंदर जीत जाते हैं। अब सिकंदर की महत्वाकांक्षा बढ़ती है। ईरान को जीतने के बाद सिकंदर के कुछ और अभियान होते हैं, जिसे हम लोग जल्दी जल्दी देख लें। ईरान के बाद वो मूव करता है एशिया माइनर की ओर। एशिया माइनर से ये पहुंचता है सीरिया। सीरिया को जीतते हुए ये पहुंचता है मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, और इजिप्ट को जीतने के बाद वो क्या करता है कि एक इसी जगह पर एक नगर बसाता है, जिस नगर का नाम है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, एक अलेक्जेंड्रिया नाम के नगर का स्थापना वो कहाँ करता है? मिस्र में। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा विश्व विजय अभियान इसका, कि ईरान पार्सिपोलस पर आक्रमण किया, डेरियस के साथ युद्ध किया, उसे पराजित करके फिर वो एशिया माइनर पे अपना दावा प्रस्तुत करता है, एशिया माइनर को जीतता है, फिर सीरिया को जीतता है, फिर मिस्र को जीतता है। ठीक है, और फिर वो पहुंचता कहाँ है? फिर से वो ईरान की ओर पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो ईरान पहुंचता है, इसके सामने दो और क्षेत्र नज़र आते हैं इसे। एक क्षेत्र अफ़गान और दूसरा क्षेत्र बैक्ट्रिया। ठीक है, तो ये हम लोग देखें तो ये ईरान के वेस्ट में, ये ईरान के ईस्ट में। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पर भी वो अटैक करता है और इन दोनों क्षेत्रों को भी सिकंदर अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। ठीक है, और यहाँ पर वो इन सारे चीज़ों को जब जीत जाता है तो वो क्या करता है? ईरान के क्षेत्र में एक नगर की स्थापना करता है, जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोशियन। ठीक है, याद रखेंगे, अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोशियन नाम का नगर की स्थापना सिकंदर के द्वारा कहाँ की जा रही है? ईरान में की जा रही है। और इजिप्ट में भी उसने एक नगर की स्थापना की, जिसका नाम क्या है? अलेक्जेंड्रिया है, क्योंकि हम लोग भली भांति जानते हैं कि सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था? अलेक्जेंडर थर्ड था। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। तो एक तो पहला काम ये अफ़गान बैक्ट्रिया को जीतने के बाद वो क्या किया? अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोशियन नामक नगर की स्थापना की। ये अराकोशियन आगे चलकर बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यही अराकोशियन क्या है? कांधार है। और जब हम लोग मौर्य काल पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी के साथ जब चंद्रगुप्त का विवाह होता है तो दहेज स्वरूप 5 प्रांत सेल्यूकस निकेटर के द्वारा प्रदान किए जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसमें से एक का नाम अराकोशिया भी था। ठीक है, एरिया, अराकोशिया, जेड्रोसिया, पेरिपेस मदई और सिंध के कुछ क्षेत्र, ये 5 प्रांत
चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होते हैं सेल्यूकस निकेटर से। तो एक क्वेश्चन अगर जितना भी ट्विस्ट करके पूछ दे कि कांधार का संस्थापक कौन था, तो कांधार का भी संस्थापक कौन है? सिकंदर है, क्योंकि इस नगर को अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोशियन नाम से सिकंदर ने स्थापित किया था। इन दोनों को जीतने के बाद सिकंदर एक उपाधि धारण करता है। वो क्या है उसे भी हम लोग देखते हैं। ईरान का महान सम्राट। ठीक है, तो ये उपाधि किसकी है? सिकंदर की है, द ग्रेट एम्परर ऑफ पर्शिया। ठीक है, क्योंकि पर्शिया कहा जाता था ईरान को। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही हो। आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये सब सारे चीज़ को वो जीत जाता है, जब वो इस मिस्र को जीतता है, तो उसका उसी समय ध्यान आकर्षित होता है भारत की ओर। ठीक है, उसे फिर से साइरस नज़र आते हैं कि हमारे गुरु ने भी भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाए थे। तो अपने गुरु से 2 कदम आगे बढ़ने की चाह हमेशा रही सिकंदर की। इसीलिए सिकंदर भी क्या करता है, भारत के विजय का तैयारी प्रारंभ करता है, और वो ईरान से होता हुआ खैबर दर्रे से प्रवेश करने वाला होता है भारत में। तो वीडियो का जो पहला भाग है विश्व विजय अभियान में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से पार्ट सिकंदर ने जीता। एक क्विक रिकॉल फिर से कर ले तो ईरान पार्सिपोलिस पर अटैक किया। 334 से 330 बीसी तक वो वहाँ पे इंगेज रहता है, डेरियस को हराता है। डेरियस को हराने के बाद वो फिर क्या करता है, वहाँ पे जो युद्ध होती है उस युद्ध को अर्बेला का युद्ध या ईरान का युद्ध कहते हैं। इसके बाद ये एशिया माइनर की ओर मूव करता है, इसे जीतकर सीरिया जाता है, सीरिया जीतकर मिस्र पहुँचता है। मिस्र को जीतने के बाद फिर से ईरान आता है। ईरान आने के बाद वो क्या करता है, मिस्र में ही पहले एक तो अलेक्जेंड्रिया नाम का नगर बसा देता है। ठीक है, उसके बाद उसका ध्यान जाता है अफ़गान और बैक्ट्रिया की ओर, इन दोनों को भी जीत लेता है और याद में क्या बनाता है, एक नगर की स्थापना करता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोशियन, जो कांधार के नाम से जाना जाता है, और दूसरा वो बैक्टीरिया को भी जीतता है। ठीक है, और इसके बाद एक टाइटल वो होल्ड करता है, एक उपाधि धारण करता है, द ग्रेट एम्परर ऑफ पर्शिया, ईरान का महान सम्राट। अब हम लोग वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि भारत में किस तरह से सिकंदर का प्रवेश हुआ और यहाँ पर उसको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या कौन कौन से क्षेत्र को वो काफ़ी आसानी से जीत गया। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग समझते हैं सिकंदर का भारत की ओर अभियान। अभी हम लोग देखते हैं, अगर इस मैप के वाइज अगर हम लोग देखें तो ये तो अभी वर्तमान का मैप आप लोगों के सामने है। उस समय का जो भारत था कुछ इस तरह से था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र हो गए ये। ठीक है, और सिकंदर जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका है। मान लेते हैं ये जो पार्ट है, ये पार्ट ईरान का है। ठीक है, तो ईरान से वो मूव करता है इस ओर। ठीक है, मूव करते करते अब जैसे देखते हैं कि अगर भारत में प्रवेश करना है किसी भी विदेशी को, अगर वो आक्रमण करने की सोच रहा है, तो भारत के साथ कुछ कंडीशन है कि अगर इस ओर हम लोग देखते हैं तो भारत इस ओर से घिरा हुआ है अरब सागर से। इस ओर पूरा अगर हम लोग देखें तो इस ओर का भारत पूरा घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी से। भारत का अगर दक्षिण भाग हम लोग देखें तो ये घिरा हुआ है हिंद महासागर से। ठीक है, तो इस ओर से अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास अगर बहुत मजबूत जल सेना होगी तभी आप इस ओर से आ सकते हैं। अगर हम लोग उत्तर की ओर से देखें तो उत्तर की ओर से भी भारत पर अटैक संभव नहीं है,
क्योंकि इस ओर से हम लोग देखें तो इस तरह से हिमालय का पर्वत है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो भारत 3 ओर से तो सिक्योर हो गया, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी के कारण, और ऊपर की ओर वो हिमालय के कारण थोड़ा सेफ हो जाता है। तो भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हो सकते हैं वो आक्रमण इधर से ही हो सकते हैं, यानी बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही अटैक हो सकते हैं। ये भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो इस ओर में अभी हम लोग वर्तमान में देखते हैं अफ़गानिस्तान, और ये नीचे का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान, यहाँ पे ये है। लेकिन उस समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत के अंतर्गत ही आता है। और इस ओर में भी देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में भी हिमालय का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो इस ओर से जब भी कोई आक्रमण हो सकता है तो वो कहाँ से हो सकता है, तो वो दर्रा के माध्यम से हो सकता है। दर्रा को इंग्लिश में हम लोग पास के नाम से जानते हैं। तो जिस दर्रा से सिकंदर प्रवेश कर रहा है उस दर्रा का नाम है खैबर दर्रा। इसी दर्रा से वो भारत की ओर मूव करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो थोड़ा पहले पासेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले पासेस समझ लें। मान लेते हैं ये पर्वत श्रृंखला है और इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो पतले पतले मार्ग होते हैं, इस मार्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पास या दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक पास है जिसका नाम है खैबर पास, खैबर दर्रा। अभी तक जो सिकंदर की सेना है वो काफ़ी आसान से सबको जीतते वगैरह पहुंच रही है अपने क्षेत्र। यूनान से निकली है, तुर्की उर्की, एशिया माइनर सबको जीत लिया है उसने। यहाँ तक उसकी सेना को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही भारत की ओर अभियान होता है, सिकंदर की सेना के सामने भारतीय साहस प्रदर्शित किए जाते हैं और यहाँ पर पहली बार सिकंदर की सेना भयभीत भी होना प्रारंभ होती है, ठीक है। तो समझते हैं कि जब वो खैबर पास से पास कर रहा है तो यहाँ पर 2 जनजातियाँ या बोल सकते 2 कबीले हैं। एक कबीला का नाम है हस्ती, ये हस्ती कबीला है जिसे यूनानी ग्रंथों में एस्टस भी कहा गया, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा कबीला है, इस कबीला का जो क्षेत्र है वो है मसग, ठीक है। तो ये हस्ती कबीला जहाँ पर है तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये ईरान से अगर मूव कर रहा है, खैबर दर्रे की ओर से क्रॉस कर रहा है, तो पहले उसे हस्ती कबीला मिला और दूसरा फिर उसे मसक का कबीला मिलता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हस्ती के बारे में समझते हैं। ठीक है, हस्ती कबीला जहाँ पे रहता था उस जगह का नाम है पुष्कलवती, ठीक है। इसी जगह पर ये हस्ती कबीला अपना शासन व्यवस्था करा रहा है और सिकंदर की सेना को हस्ती सेना के साथ 30 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। तो समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये छोटा सा एक कबीला था जिसने सिकंदर की सेना को 30 दिनों तक रोक दिया, ठीक है। दांत खट्टे हो गए सिकंदर की सेना के। लेकिन सिकंदर को अभी तो और भी आगे आना था, तो वो क्या करता है, हस्ती को पराजित कर देता है, ठीक है। और यहाँ से वो क्या करता है, 40,000 बंदी भी बनाता है, 40,000
बंदी भी बना लेता है पुरुषों को और अपने कैद में रख लेता है और इस प्रकार वो हस्ती पर विजय प्राप्त करता है। आगे चलते चलते फिर उसे मिलता है मस्तक का क्षेत्र। ठीक है, आगे उसे मिलता है मस्तक का क्षेत्र। ये जो मस्तक है इसकी राजधानी है मस्वंती नगर। इसकी राजधानी मस्वंती नगर है। तो जब ये अटैक करता है तो मस्वंती नगर के राजा को पराजित करता है। इसमें उसके राजा जो मस्वंती नगर के वो मारे जाते हैं और उनकी जो वाइफ होती है उसका नाम होता है रानी कृपा। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रानी कृपा, क्योंकि अब रानी कृपा के साथ सिकंदर का युद्ध होता है। ठीक है, तो अब सिकंदर की सेना काफ़ी संख्या में यहाँ के लोगों की हत्या करते हैं, सैनिकों की हत्या करते हैं। जब सारे सैनिक समाप्त हो जाते हैं तो रानी कृपा खुद से नेतृत्व करती है और अबर जो युद्ध होता है वो सिर्फ महिलाएं और सिकंदर की सेना के बीच होता है और सिकंदर सबको मारता हुआ इस मस्वंती नगर पर अधिकार कर लेता है और इस मस्तक के किले पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो ये जो युद्ध हुआ रानी कृपा और सिकंदर के बीच में, इस युद्ध को भी हम लोग मस्तक का युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट युद्ध है उसको आप लोग याद करते जाएंगे। जैसे अभी ईरान के साथ हम लोगों ने पढ़ा था अरबेला का या ईरान का युद्ध, अभी हम लोगों ने देखा मस्तक का युद्ध। तो मस्तक का युद्ध किसके साथ हो रहा है? रानी कृपा और सिकंदर के साथ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि खैबर दर्रा जैसे ही क्रॉस कर रहे हैं, पहली लड़ाई होती है हस्ती कबीले के साथ जिसकी राजधानी पुष्कलवती है। 30 दिनों तक यहाँ के लोगों ने सिकंदर की सेना को रोक दिया, लेकिन सिकंदर युद्ध जीत जाता है और 40,000 लोगों को बंदी बना लेता है। आगे बढ़ता है तो वो पहुँचता है मस्वंती नगर, जो क्षेत्र कहलाता था मस्सग। यहाँ के राजा के को पराजित करता है, लेकिन रानी कृपा के साथ वो अपनी महिला सेना के साथ वो सिकंदर के साथ युद्ध करती है, युद्ध में मारी जाती है और मस्सग के किला पर अधिकार हो जाता है सिकंदर का। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग देखते हैं कि अब वो आगे बढ़ता है तो इस जगह पर एक पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत का नाम है हिंदू कुश। ठीक है, इन दोनों कबीला को पराजित करते हुए जब वो आगे बढ़ा तो आगे उसे क्या मिला? हिंदू कुश पर्वत। तो उसकी सेना हिंदू कुश पर्वत को पार कर रही होती है, लेकिन पार करने के बीच में अब सिकंदर के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। और वो परेशानी क्या है कि हिंदू कुश पर्वत जैसे ही वो पार कर रहा होता है, आगे उसे एक बहुत बड़ी खाई मिल जाती है जिसके पार जाना, सेना के साथ जाना इम्पॉसिबल है। ना तो उसके घोड़े जा सकते, ना उसके मैक्सिमम सैनिक जा सकते। जो रॉक क्लाइंबिंग जानते हैं, पर्वतारोही सैनिक होंगे वही पार कर सकते हैं, बाकी लोग तो नहीं कर सकते। तो अब सिकंदर को लगा कि अब क्या किया जाए। तो वो क्या करता है, इसी हिंदू कुश पर्वत पर उस खाई के ऊपर एक पुल का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस पुल को हम लोग औहिंद का पुल के नाम से जानते हैं। औहिंद का पुल। ठीक है, याद रखेंगे कि सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत के पास कौन से पुल का निर्माण करवाया? औहिंद के पुल का निर्माण कराया। अब उसकी सेना जब औहिंद के पुल का निर्माण कर रही है तो सिकंदर वैसे ही अभी बैठा हुआ है, कहीं उसके के लिए कुछ करने को काम नहीं है। तो वो क्या करता है, वो पता करता है इस हिंदू कुश पर्वत के आसपास में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर युद्ध किया जा सकता है, क्योंकि
वो युद्ध पिपासु हो चुका था, हमेशा युद्ध में रत रहना चाहता था। तो पता चलता है कि इसी के पास इस प्लेस में एक स्थान है जिस स्थान का नाम है तक्षशिला। ठीक है, और यहाँ पे जो शासक शासन कर रहा है उसका नाम है आम्भी। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सिकंदर के चैप्टर में। तो वो क्या करता है, सिकंदर कि आम्भी के पास एक पत्र भेजता है कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो मैं आपके क्षेत्र पर आक्रमण कर दूंगा। अब आम्भी के सामने बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। पहले वो सिकंदर के बारे में पता करवाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है बाहर से आया हुआ है और हमको चैलेंज कर रहा है, लेकिन जब उसे द ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में पता चलता है तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। और वो क्या करता है, बिना कोई शर्त के सिकंदर की अधीनता बिना लड़े हुए स्वीकार कर लेता है। और साथ ही साथ वो और क्या करता है, 5000 अपने सैनिक सौंप देता है सिकंदर को। ठीक है, 5000 सैनिक किसे सौंप देता है, सिकंदर को सौंप देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, तब तक औहिंद का पुल भी बनकर तैयार हो गया। अब उस पुल को पार किया सिकंदर की सेना ने और वो पहुंचती है तक्षशिला, और यहाँ पे स्वागत कौन करता है, आम्भी उसका स्वागत करता है। और यहीं तक्षशिला के पास में एक और छोटा सा क्षेत्र था निशा। ठीक है, वहाँ के जो शासक थे उनका नाम शशिगुप्त था, वो भी आम्भी का ही भक्त था, इसलिए वो भी सिकंदर के साथ शामिल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अब तक्षशिला से आगे बढ़ते हुए सिकंदर की सेना पहुँचती है झेलम नदी की ओर। ठीक है, तो इसे हम लोग इस ओर में थोड़ा कुछ नदियों का ड्राफ्ट करके आप लोगों को समझाते। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तब तक ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ नदियों के बारे में हम लोग समझते हैं। ये कुछ नदी हम ड्रॉ किए हैं, पहले आप लोगों को सबका नाम बताते हैं। सबसे ऊपर वाला सिंधु, इसके नीचे झेलम, इसके नीचे चेनाब, इसके नीचे रावी, इसके नीचे व्यास, और एक और नीचे है सतलज। ठीक है, लेकिन अभी सतलज का कोई रोल नहीं है, हम लोग इसी नदियों के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग अभी तक देखे हैं कि तक्षशिला, निशा, ये सब क्षेत्र पर सिकंदर अपना अधिकार कर लिया है, यानी वो सिंधु नदी को क्रॉस कर चुका है। सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद वो पहुंचता है झेलम नदी के पास, यानी पंजाब के क्षेत्र में। इस स्थान पर वो पहुंच जाता है। ठीक है, तक्षशिला को जीतते हुए। अभी हम लोग यहाँ से देखें कि इस जगह से आपका जो है एक नदी बह रही है जिसका नाम है झेलम। ठीक है, तो वो झेलम नदी के पास पहुंचता है। झेलम नदी को यूनानी ग्रंथों में हाइडेस्पिज कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे ऋग्वेद में इस नदी को वितस्ता का नाम दिया गया है। तो तीनों नाम आप लोग याद रखेंगे, झेलम वर्तमान नाम, हाइडेस्पिज यूनानी ग्रंथों में, और वितस्ता ऋग्वैदिक काल में इस नदी को कहा जाता है। तो सिकंदर की सेना झेलम के पास पहुंचती है। ठीक है, इस क्षेत्र में जिसका शासन है उस व्यक्ति का नाम है पुरु। ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में जो शासक शासन कर रहे हैं उसका नाम क्या है, पुरु है, जिसे यूनानी ग्रंथों में पोरस के नाम से जाना गया। ठीक है, तो पुरु के पास भी, पोरस के पास भी सिकंदर अपना एक संधि प्रस्ताव भेजता है कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो।
क्योंकि सिकंदर को लगा कि भारतीय शासक बहुत कमज़ोर हैं, जैसे वो आम्बी के बारे में केस में देख चुका था कि बिना युद्ध किए हुए उसने अधीनता स्वीकार कर ली। तो वो सोचा इसके पास भी भेजते हैं, लेकिन ये जो है काफ़ी स्वाभिमानी व्यक्ति है और काफ़ी देशभक्त व्यक्ति है, तो ये अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है और दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, जिस समय युद्ध होने वाला होता है वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अब वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के कारण क्या होता है, नदी में बाढ़ आ जाती है, जल स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। तो झेलम के एक ओर सिकंदर की सेना है और झेलम के दूसरे ओर पोरस की सेना उसका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो पोरस की सेना थोड़ा निश्चिंत है कि इस बढ़े हुए जलस्तर में सिकंदर के द्वारा अटैक नहीं हो सकता है। लेकिन सिकंदर जो है वो काफ़ी हड़बड़ी में है, तो वो स्थानीय लोगों से पूछता है कि इसका जल स्तर कब नीचे होगा इस नदी का। तो स्थानीय लोगों के द्वारा पता चलता है कि इसमें कम से कम 60 से 65 दिन लग जाएंगे। और सिकंदर सोचता है 60 से 65 दिन, तब तक तो पूरा का पूरा भारत जीतकर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो अपने थल सेनापति निर्याकस को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि सेना को दूसरी ओर ले जाने की व्यवस्था करो। और इसकी सेना, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कार्य कर सकती है, असंभव को संभव कर सकती है। तो निर्याकस क्या करता है, सैनिकों के साथ तैरते हुए झेलम नदी के दूसरी ओर आ जाता है, घोड़ों को भी लेते आता है और अचानक से सिकंदर की सेना झेलम नदी को पार करके पोरस के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। ठीक है, दोनों के बीच में युद्ध होता है और फिर से सिकंदर की सेना को भारतीय शक्ति का एहसास पुनः होता है, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 5000 से ज़्यादा सिकंदर के सैनिक मारे गए। जो अभी तक अपराजय सेना है उसमें धीरे धीरे खौफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की हार हो गई, उसके बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन पोरस के बेटे ने मरते मरते भी क्या किया, तो सिकंदर का जो छत्र था, छत्र यानी राजा के ऊपर का जो छतरी, उस छत्र को हिला दिया और भाले के प्रहार से सिकंदर का घोड़ा बुकाफेला मारा गया। पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सिकंदर पूछता है पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। और यहाँ पर पोरस बोलता है आपको वही करना चाहिए जो एक राजा को राजा के साथ किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति राजा युद्ध हार चुका है तो जीता हुआ राजा उस हारे हुए राजा को मार भी सकता है। तो पोरस की शक्ति से सिकंदर बहुत प्रसन्न होता है और वो क्या करता है, वो पोरस के से जीते हुए सारे साम्राज्य को उसको वापस कर देता है और उसे अपना मित्र बना लेता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि झेलम, हाइडेस्पिज या वितस्ता का युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है, पोरस और सिकंदर के बीच हो रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही हो। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु और झेलम को उसकी सेना पार कर ली। इस बड़े हार से, मतलब पोरस की हार से, चेनाब के क्षेत्र के जो छोटे छोटे प्रांत थे या राज्य थे, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया अधीनता। और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते अब सिकंदर की सेना रावी और ब्यास नदी की ओर बढ़ना स्टार्ट करती है। अब इस रावी और ब्यास नदी के पास में सिकंदर को फिर कुछ कबीलों के साथ युद्ध करना पड़ता है, जो हम आगे आप लोगों को बताते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो आप लोगों को। तो इसे मैं जल्दी से रब कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं रावी और ब्यास नदियों के बीच में सिकंदर के सामने क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो इन नदियों के बीच में 3 कबीले और हैं। पहला कबीला है कट। ठीक है, कुछ बुक इसे कत्था भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद रखना कट जनजाति के साथ युद्ध हुआ।
दूसरी जनजाति है जिसका नाम है क्षुद्रक। ठीक है, इस क्षुद्रक को यूनानी ग्रंथों में एक और नाम दिया गया है, ऑक्सी ड्रेकोई। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं। इसी तरह एक और कबीला है जिसका नाम है मेल्लई, यहाँ पर भी ब्राह्मण रहते हैं। मेल्लई या इसका एक और नाम मिलता है मालव। ठीक है, मेल्लई या मालव। ये क्षुद्रक वाला जो क्षेत्र है ये हम लोग देखते हैं, ये मुल्तान का क्षेत्र है। ठीक है, और मेल्लई का जो क्षेत्र है ये मोंटगोमरी का क्षेत्र है। तो इस नाम से हो सकता है आप लोग भली भांति परिचित हो। जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को मालूम है कि जो हड़प्पा स्थल है वो किस ज़िले में है, मोंटगोमरी ज़िले में। तो वहीं पर मेल्लई या मालव नाम के ब्राह्मणों की बस्ती थी। क्षुद्रक या ऑक्सीड्रेकोई जो मुल्तान में थी, यहाँ पर भी एक ब्राह्मण बस्ती थी। इसी तरह कट एक जनजाति थी। तो सिकंदर का पहला जो युद्ध होता है वो होता है कट के साथ। ठीक है, कट जनजाति के साथ वो युद्ध करता है। काफ़ी खूंखार लोग हैं। यहाँ पर भी सिकंदर की सेना को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है जीतने के लिए। एक समय लग रहा था कि सिकंदर की सेना हार जाएगी, लेकिन सिकंदर की सेना की मदद के लिए पहुँचता है पोरस, और पोरस के आगे कट जनजाति जो है वो बेबस हो जाते हैं, और इस प्रकार कट जनजाति को जीत जाता है सिकंदर। काफ़ी मात्रा में यहाँ भी लोगों को वो बंदी बनाता है। जब ये युद्ध हो रहा होता है तो ये जो दोनों कबीले हैं, मेल्लई और क्षुद्रक कबीले, ये अंडरग्राउंड हो गए। ठीक है, ये सिकंदर के साथ युद्ध करना नहीं चाहते थे, तो ये क्या होते हैं, ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और सिकंदर की सेना पहुंचती है झेलम रावी को पार करते हुए व्यास नदी की ओर। ठीक है, व्यास नदी की ओर वो पहुंच जाती है। कुछ इस तरह से हम लोग समझें, मान लेते हैं ये व्यास नदी है, सेना यहाँ तक पहुँच गई है। अब यहाँ से सिकंदर की सेना जो है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है कि अब भारत में और अभियान करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि भारत का अभी छोटा सा अंश ही हम लोगों ने जीता है, जबकि भारत बहुत बड़ा है। और जब छोटे छोटे कबीले इतना ज़्यादा परेशान कर सकते हैं तो बड़े बड़े राज्य क्या होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये पार्ट नेपाल है, और इसी के नीचे यहाँ पर एक बहुत ही शक्तिशाली जगह है जिसका नाम है मगध। ठीक है, और मगध के राजा उस समय जो हैं वो हैं घनानंद या धनानंद। तो इनका वीडियो हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मगध का उत्कर्ष नामक एक प्लेलिस्ट में होगा वीडियो, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सब वंश, नंद वंश वगैरह हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और ये काफ़ी फेमस है, अग्रमीज के नाम से फेमस है। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने वाला राजा, बहुत विशाल सेना रखने वाला राजा। तो जब सिकंदर की सेना को पता चलता है कि भारत का छोटा सा हिस्सा ही हम लोग अभी देखे हैं और आगे एक बहुत बड़ी सेना इंतज़ार कर रही है हमारा, तो इस भय से सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है। ठीक है, सिकंदर काफ़ी समझाता है लेकिन उसके सैनिक नहीं समझते और सिकंदर वापस लौटने के लिए मजबूर हो जाता है।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आया है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो कौन सी नदी वो पार नहीं कर पाया? व्यास नदी। ठीक है, तो व्यास नदी को भी हम लोग देखें तो इसे भी यूनानी ग्रंथ में एक, जैसे झेलम को हाइडेस्पिज के नाम से जाना जाता है, व्यास को भी एक अलग नाम दिया गया है, हाईफेसिस। ठीक है, हाईफेसिस के नाम से व्यास नदी को जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना करती है तो व्यास के ऊपर का जो क्षेत्र है, ये व्यास नदी है, इस व्यास नदी के ऊपर का जितना क्षेत्र है ये पूरे क्षेत्र को किसने जीत लिया है? सिकंदर ने। ठीक है, तो ये क्या करता है? व्यास नदी के किनारे ही 12 यज्ञ वेदी बनाता है। ठीक है, 12 यज्ञ वेदी बनाता है और काफ़ी भक्ति भाव से वो अपने देवताओं की आराधना करता है और यज्ञ करता है। ठीक है, और वापस व्यास नदी से ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो व्यास नदी के ऊपर जाएगा तो किस नदी के पास पहुंचेगा? रावी नदी। आप लोग अभी सोच भी रहे होंगे कि मैंने सिर्फ कट बताया, इन दोनों का क्या रोल है। ठीक है, तो इन दोनों का रोल अब प्रारंभ होगा। तो जब वो व्यास नदी की से रावी नदी की ओर बढ़ता है तो ये जो दोनों कबीले अंडरग्राउंड हो गए थे, इनको लगता है कि सिकंदर को हम लोगों के बारे में मालूम चल गया है, इसीलिए वो हम लोगों के क्षेत्र पे आ रहा है। ठीक है, और ये दोनों कबीले मिलकर क्या करते हैं? सिकंदर की सेना पर आक्रमण कर देते हैं। और इस आक्रमण में सिकंदर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसके सीने पर तलवार का वार लगता है और वो काफ़ी घायल हो जाता है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों को भी सिकंदर क्या करता है? अंततः जीत जाता है। ठीक है, और वापस लौटने की तैयारी प्रारंभ करता है। ठीक है, और इस बार वो क्या कर रहा है? अपनी सेना को 2 भागों में बांट रहा है कि कुछ फिर वही खैबर और हिंद दर जो पुल बनाया था उससे होते खैबर दर्रा होते हुए वापस लौटेगी बाय लैंड, जबकि कुछ लोग कहाँ से लौटेंगे? तो अरब सागर से होते हुए लौट जाएंगे। ठीक है, जल मार्ग से होते हुए लौटेंगे। तो जो जल मार्ग से लौटेगा उसको लीड करने वाला कौन था? निर्याकस। ठीक है, ये जल मार्ग से गया सैनिकों को लेके, जबकि सिकंदर स्वयं थल मार्ग से वापस लौट रहा। वापस लौटने के क्रम में एक प्लेस पड़ता है बेबीलोन, और इसी स्थान पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 33 वर्ष की अल्प आयु में ही उस महान योद्धा की मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर जाने के पहले ये जितने भी क्षेत्र उसने भारत में जीते थे उसका सारा का सारा बागडोर सेल्यूकस निकेटर को सौंपा था। सेल्यूकस निकेटर को सौंपा था। एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है कि सिकंदर का ये जो पूरा अभियान रहा है इतने दिनों का भारत में, तो भारत में उसने कुल कितनी अवधि बिताई? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत में सिकंदर ने कुल कितनी अवधि व्यतीत किया? 19 महीने। 19 महीने उसने यहाँ पर बिताए थे। तो 326 ईसा पूर्व का ये लड़ाई, भारत पे आक्रमण, अंततः जाकर 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।